नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं पर हम शुरुआत करेंगे रामचरितमानस के एक दोहे से। बड़े भाग मानुष तन पावे, सर दुर्लभ सब ग्रंथि गावे। बड़े देखिए ना, आपकी 84 योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। देवताओं में भी इस चीज़ को लेकर कसमकसी रहती है कि कौन मनुष्य जीवन किस रूप में आके पाले। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी विदेश गए थे और इसी से मिलती जुलती उन्होंने एक बात वहां पे कही। दुर्लभ भारते जन्मम, मनुष्य तत्तर दुर्लभम। मतलब कि देखिए, पहले तो इंसान का जीवन मिलना ही कितना मुश्किल है। 84 योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और उसमें भी भारत में जन्म मिलना, ये तो और भी कठिन काम है। बहुत खूबसूरत बात लगी है। तो हमारे मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद आज जब पहली मेट्रो की जो सवारी थी मेरठ से और दिल्ली की, लोग उसमें बहुत ज़्यादा आए और लोगों में एक बहुत सारा उत्साह देखने को मिला। और आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें मेट्रो के डिब्बों के अंदर सभी आपस में नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये सब। ये कोई नारे किसी पार्टी विशेष के तो नहीं है, ये तो सारे भारतवर्ष के नारे हैं। पर आप वो वीडियो देखिए और पीसफुल रिलीजन के लोगों को देखिए वो कैसे उस वीडियो में हैं। आप एक बार देखिए इस वीडियो को। तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो में, हैरान परेशान। और इस टॉपिक के ऊपर आप किसी भी लेफ्ट साइड के पत्रकार की वीडियो अगर देखें तो मुझे शेयर कीजिएगा प्लीज़। और इसी चीज़ को उल्टा करके समझिए। अगर ऐसी, मतलब ये तो कभी हिंदू ऐसी चीज़ तो कर नहीं सकता, पर कोई और टॉपिक और ये लेफ्टिस्ट का आर आर कैसे शुरू हो जाता है, ये आप लोग देखिए। अब बात करते हैं जो हमारा मेन विषय है आज का, जो हमारा थंबनेल है कि आखिरी दाव। आखिरी दाव किसके लिए? किसके लिए आखिरी दाव? आखिरी दाव बेसिकली है गौरव गोगोई, हिमंता विश्व शर्मा, प्रियंका गांधी, सॉरी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के लिए। आपको पता है कि अगले साल, सॉरी इस साल ही हमारे असम में इलेक्शंस हैं और उन इलेक्शन के समीकरण क्या क्या असम में चल रहा है, इन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा आज का मेन विषय है। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सभी को बताना चाह रहा था यहाँ पे कि 2023 में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक डीलिमिटेशन किया असम के अंदर। बेसिकली अभी अगर आप करंट में देखोगे तो टोटल 126 एमएलए हैं असम में और 31 मुस्लिम्स हैं उसमें से। अब इस डीलिमिटेशन के साथ बेसिकली किया क्या गया है कि 35 ऐसी सीट हैं असम में जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है और कहीं कहीं पे तो 80 से 90% मुस्लिम पूरा पूरा एरिया हो चुका है, इस्लामीकरण हो चुका है उस जगह का। तो डीलिमिटेशन भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर जो वहां पे की है, उसमें क्या किया है कि जो ये 35 सीट है ना, इनको ऐड करके 23 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी है, मतलब 23 बना दिया है। इनको कंबाइन करके इनका क्षेत्रफल बढ़ा के और वो जो 35 मुस्लिम मेजोरिटी सीट्स थी उनको 23 कर दिए। अब आप इसको सही कहिए गलत कहिए, मैं बताता हूँ बेसिकली इसके पीछे कारण क्या था और ये करना कितना जरूरी था। आप ये देखिए कि मैं आपको 2001 का डाटा बताता हूँ। 2001 में मुस्लिम असम में थे 29% और आज वो बढ़कर हो गए 40%। और हिंदू थे अराउंड 50%, वो आज घटकर 40% रह गए। ईसाई थे 4% और आज वो 7% है।
उससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं एक इतिहास थोड़ा असम के बारे में पढ़ रहा था। तो दुर्भाग्य देखिए हमारा कि 1226 से लेके 1826 तक असम जो था बेसिकली वो अहोम डायनेस्टी यानी अहोम राजाओं का प्रदेश था, जिसको कभी मुगल जीत ही नहीं पाए। कभी 7 लड़ाइयाँ हुई और सातों की सातों लड़ाइयों में असम के लोगों ने, अहोम डायनेस्टी के लोगों ने मुगलों को कभी वहां एंटर नहीं करने दिया, कभी भी। और आखिरी लड़ाई जो हुई थी सराय घाट की, उसमें तो औरंगजेब की सेना को ऐसा ऐसी धूल चटाई थी, उसके बाद कभी मुगल वहां गए नहीं। आज उसी असम में, जहां कभी मुगल पहुंच नहीं पाए, जिस असम को कभी मुगल जीत नहीं पाए, आज उसी असम में 40% मुस्लिम हो चुके हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे भारत सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर डिलिमिटेशन किया, और जिन 35 सीटों पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे उनको 23 पे असेंबल करके कर दिया। अब बात आती है कि जिस असम को कभी मुगल जीत नहीं पाए, कभी वहां पहुंच नहीं पाए, आज वहां पे इतने लोग कैसे हो गए? तो 1969 1969 टू 1971 जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पर ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान ने इतने जुल्म करने शुरू किए कि वहां के जो मुस्लिम थे या थोड़े बहुत जो हिंदू थे, भाग भाग कर असम में, वेस्ट बंगाल में, और असम में बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल तो आप समझ लीजिए वो एक नया बांग्लादेश बन चुका है, अगर बहुत जल्द वहां कुछ नहीं किया गया तो। यहाँ तक कि 1971 में जो हमने, हमारी जो वॉर हुआ 1971 का, वो हुआ ही इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा हमारे यहाँ पे शरणार्थी आ गए थे कि भारत सरकार का पूरा बजट हिल गया था। भारत सरकार को स्टैंप वो करनी पड़ी थी कि, मतलब जो पोस्टल स्टैंप होती है वो चलानी पड़ी थी शरणार्थियों के खर्चों के लिए। उस टाइम की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। तो देखिए आपने फोटो। अब चलते हैं हम आगे। 1971 में जो हुआ, जितने मुस्लिम आगे थे यहाँ पे, हमने बांग्लादेश आजाद करवाया, और ये सब तो आपको सब पता ही है। तो 1946 में एक लॉ बनाया गया था हमारे यहाँ पे, और वो लॉ था फॉरेनर्स एक्ट। इस लॉ के अनुसार अगर किसी के ऊपर मुकदमा या हमारी एजेंसियां पकड़ती हैं किसी को भी, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि वो भारतीय नागरिक है। ये था फॉरेनर्स एक्ट में, बेसिकली मोटा मोटा ये था कि उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को भारतीय साबित करे। तो 1983 में इंदिरा गांधी ने एक आईएमडीटी करके एक्ट बनाया, इसमें इस कानून को उल्टा कर दिया। अब उस इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, अब उस एजेंसी की जिम्मेदारी है जो ये सब देख रही है कि साबित करे कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। मतलब आप सबूत इकट्ठे करके लाओ, वरना ये तो ये भारतीय नागरिक ही है। ये इंदिरा गांधी ने किया क्योंकि उन्हें पता था कि ये, चलो अब इतने लोग आ तो गए हैं यहाँ पे, इनको अपना वोट बैंक ही बना लो, हमें छोड़ के मुल्ले हैं, किसको वोट करेंगे। और 1983 में आईएमडीटी करके एक्ट बनाया था इंदिरा गांधी ने। तो हेमंता विश्व शर्मा से पहले जो सीएम थे असम के, वो बीजेपी से ही थे, और सर्वानंद करके उनका नाम था। उन्होंने कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी 1983 से 2005 तक। 2005 में आके कोर्ट ने इस कानून को, मतलब दरकिनार किया या खत्म किया कि ये क्या बकवास कानून है। 2005 में आके ये कानून खत्म हुआ, पर 1983 से और 2005 तक तो भर चुका था असम। और 2005 में भी सोनिया गांधी की हिम्मत देखिए आप, इस इटालियन डांसर की, कि ये ऑर्डिनेंस, बैकडोर से ऑर्डिनेंस लेके आ गई, अध्यादेश लेके आ गई ये बैकडोर से। और बेसिक सेम
अध्यादेश में क्या था, ये कानून ही था बस, दोबारा बैकडोर से। फिर वही बीजेपी के सीएम सर्बानंद दोबारा कोर्ट गए, दोबारा इस केस को लड़ा और फिर दोबारा इसको बेदखल करवाया, इस कानून को कैंसिल करवाया। तो अब देखिए 1969 में वहां बहुत ज्यादा एंटर हुए, उसके बाद कानून ऐसे बना दिए कि अब उन पे कुछ हो ही नहीं सकता था। अब इंडिविजुअल किस किस के डॉक्यूमेंट आपको पता है, बाबूशाही होती है। सभी हमारे जो सरकारी मुलाजिम है वो पहले ही बहुत कम काम करते हैं, अब इतना काम तो वो कहाँ करेंगे कि किसी इंडिविजुअल के लिए वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें कि ये भारतवासी नहीं है। पहले उल्टा था, अगर मैं कंप्लेंट करूंगा कि ये इंसान भारतवासी नहीं है तो उस इंसान की जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो अपने आप को भारतीय साबित करे। पर 1983 के कानून के बाद जो इंदिरा गांधी लेके आई, उसके बाद ये उल्टा हो गया था। अब उस एजेंसी की या उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो साबित करें कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। और ये 2005 में जब खत्म हुआ तो सोनिया गांधी बैकडोर से ऑर्डिनेंस अध्यादेश लेके आ गई थी कि बेसिकली ये सेम कानूनी दोबारा लेके आ गई थी वो। तो ये नाम याद रखिए, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बीजेपी के सीएम थे ये सर्बानंद। अब मैं आता हूं 2021 के इलेक्शन में, जिसमें ये सारे गठबंधन, मुस्लिम लीग पार्टी, मुस्लिम लीग हिंद और सब ये पार्टी, कांग्रेस वगैरह सबको मिला के इनकी सीटें आई थी 50 और बीजेपी की सीटें आई थी 60। और जो मेजोरिटी है वो 64 की है, तो बीजेपी की भी 4 सीटें कम आई थी पर बीजेपी ने सरकार बना ली। ये 2000 का 21 इलेक्शन था, 21 का इलेक्शन था। पर इसमें आप खूबसूरत चीज देखिए, कांग्रेस की 50 सीट आई थी, बीजेपी की 60 सीट आई थी, पर जो दोनों के बीच में वोट परसेंटेज का डिफरेंस था वो था मात्र 0.8% का डिफरेंस, 0.8% का मात्र। अब मैं जो मुस्लिम वोटों की स्ट्रेटजी और कितने ज्यादा ये मतलब देखिए, हम हमारे हमें तो कोई मोदी जी एक कानून ले आते हैं, हम सोचते हैं कि ये हो गया वो हो गया, चलो उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, थोड़ा समझिए हर बात को। आपको बच्चे की तरह दवाई पानी में घोल के नहीं पिलाई जा सकती, आप अपना दिमाग भी यूज करिए कि क्या होता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आप इस बात से इसको समझिए। डुबरी करके एक एरिया है असम में, जिसमें कि लगभग 90 टू 95 मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इस एरिया में पिछले 4-5 चुनाव से एक ही इंसान जीतता आ रहा था, बदरुद्दीन अजमल। ये बेसिकली मेंबर है, चेयरमैन भी है जमायते उल दीन हिंद का। तो मुस्लिम लोगों ने देखा, मतलब लगभग 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और मुस्लिम लोगों ने मतलब बदरुद्दीन, ये जो है बदरुद्दीन अजमल जो भी है ये पिछले 4-5 बार से वहां चुनाव जीत रहा था। तो मुस्लिम लोगों ने कहा कि देखिए मियाँ, और ये जो असम में मुस्लिम है ना, इनको मियाँ कहा जाता है, और मियाँ क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मियाँ कोई गलत है अच्छी चीज है मैं बताऊंगा, इसके बाद बताता हूँ आपको कि देखिए मियाँ आपके लिए जान दे सकते हैं पर आपको वोट नहीं दे सकते हम, क्योंकि आपको जिताने से हम मोदी को तो नहीं रोक सकते ना, मोदी को तो कांग्रेस ही रोक सकती है। तो 2024 में उस सीट पे इलेक्शन हुआ, ये डुबरी की सीट पे। और जो इंसान पिछले 4-5 बार से जीतता आ रहा था, 95% जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो आदमी 10 लाख के, और इस 10 लाख के मार्जिन से हार गया। किसने कहा उन मुस्लिम लोगों को भाई वोट डालने के लिए? कितने स्ट्रेटेजिक वे से ये लोग वोट डालते हैं अपने, कि जो इंसान 5 बार का एमएलए है वो 10 लाख के मार्जिन से हार गया, और जीता कौन वहां से? कांग्रेस का विधायक रघुबीर हसन। इतने, थोड़ा आप अपना दिमाग सोचा करिए कि यूजीसी आ गई, हर छोटी चीज आ गई कि क्या है। अभी मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट एलोकेट किया है कि 400 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी को दे दिए। अरे भाई पहले 4 करोड़ थे, पहले 4 करोड़ थे, अब 400 करोड़ दिए हैं। और आप पिछली बार का बजट देखिए, उसमें एलोकेट किए थे इतने ही 400-500 करोड़, उसमें से खर्च कितने हुए? 50 करोड़।
अब ये बातें आप अपने आप सर्च करके देख लो ना, ये बातें आपको मुंह पे कहलवानी जरूरी थोड़ी है। ये बातें मुस्लिम लोगों को नहीं बतानी पड़ती कि 400 करोड़ माइनॉरिटी के लिए योगी सरकार ने कर दिया। अरे बेवकूफ, वो यूज थोड़ी होगा, दिखाने के लिए किए है। अब मैं आता हूँ गौरव गोगोई के लिए लास्ट इलेक्शन क्यों है, हिमंता विश्व शर्मा के लिए ये लास्ट। हिमंता विश्व शर्मा अपने बयान में कह चुके हैं कि मैं सीएम बनूं या कोई भी सीएम बने, पर आने वाले 10 साल में असम मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा, और वो हो जाएगा। 40% है वो, और किस तादाद से वो बढ़ते हैं आप सभी को पता है। हिमंता विश्व शर्मा तो असम के अस्तित्व और असम के अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिमंता विश्व शर्मा। और गौरव गोगोई के लिए तो अगर इलेक्शन आई है, उनको तो सरेआम पाकिस्तानी आईएसआई। अरे भाई, एक ये इंसान छुप छुप के पाकिस्तान जाता है, और ये फ्लाइट से नहीं जाता, वाघा बॉर्डर के थ्रू जाता है। वीजा होता है लाहौर तक का, पर आगे पहुंच जाता है कहीं कहीं। सारी जानकारी आपको पता है। ये गौरव गोगोई की वाइफ साहब आईएसआई हैंडलरों के साथ इसकी फोटो बहुत सारी आती हैं, मैं आपको बाद में अटैच भी कर दूं इस वीडियो के साथ। बच्चों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है, यूके की नागरिक बन गए हैं। गौरव गोगोई का तो इलेक्शन भी और व्यक्तिगत जीवन भी दोनों ही दाव पर है। हिमंता विश्व शर्मा की मैंने आपको बता दी। अब बारी है प्रियंका और राहुल का, आखिरी दाव क्यों है। बेसिकली गांधी परिवार में चल रही है लड़ाई, ये आप लोगों को पता है। और आप पहले देखिए कि राहुल गांधी, ये मास्टरमाइंड आदमी, ये है पप्पू, हरामी है पूरा, पर मास्टरमाइंड भी है ये। कैसे है मैं बताता हूँ। पहले उसने प्रियंका गांधी को भेजा उत्तर प्रदेश में। अरे वहां भाई तुम्हारा है ही कुछ नहीं, एक सीट आई। क्योंकि अब कांग्रेस के सर्कल में और आप आम जनों में बात शुरू हो गई है कि राहुल गांधी को पीछे करके प्रियंका गांधी अच्छी लीडर है। तो प्रियंका का कैरियर डुबाने के लिए अब ये राहुल गांधी अब भेज रहा है उसको असम। क्योंकि असम का इलेक्शन आसान नहीं है, मैंने बताया कि वो कैसे डिलिमिटेशन के साथ वो पूरा आखिरी लड़ाई हिमंता विश्व शर्मा और बीजेपी वहां पे लड़ रही है। तो अगर वहां पे कांग्रेस हारती है, जो कि हारेगी, अभी हारेगी इस इलेक्शन में, आने वाले 10 सालों में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। पर तो राहुल गांधी के पास कहने के लिए हो जाएगा कि देखो मैंने तो उत्तर प्रदेश में ही भेजा था, असम में ही भेजा था, ये तो जहां जाती है हार जाती हैं। तो ये प्रियंका के लिए भी आप देखोगे, प्रियंका को जैसे जैसे असम चुनाव नेरे नजदीक आएगा, प्रियंका आपको उखड़ी उखड़ी और गुस्से में और अपना संतुलन भूलती हुई नजर आएंगी। मैं आता हूँ जो ये मियाँ मुस्लिम करके, ये मियाँ मुस्लिम जो है बेसिकली पर्सियन एक शब्द है। ये स्टार्ट हुआ था मोहम्मद सदुल्ला, इसको नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना भी कहते हैं। ये 1937 से 1947 तक असम का पीएम था, सीएम नहीं पीएम, 1937 से 1947 तक। और इस दौरान इस बंदे ने असम में इतने बंगाल से मुस्लिम भरे, वहां पे मुल्ले भरे बेसिकली। और जो हमारे यहाँ पे वॉइस रॉय थे इंग्लैंड के, लॉर्ड लॉर्ड राय, उन्होंने पूछा भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इतने इतने मुस्लिम यहाँ पे क्यों भर रहे हो। तो इसने कहा कि नहीं मैं तो यहाँ पे खेती करवाना चाहता हूँ इसलिए लेके आया हूँ। पर उन्होंने, लॉर्ड साहब ने कहा कि नहीं तुम यहाँ की डेमोग्राफी बदलना चाहते हो इसलिए यहाँ पे इतने मुस्लिमों को भर रहे हो, लॉर्ड राय की बुक में ये लिखा हुआ है। और ये सच भी है, डेमोग्राफी चेंज इज योर डेस्टिनी, डेमोग्राफी चेंज इज योर डेस्टिनी। आप ये बात मान लो और ये असम से सीख लो, यही पूरे भारत की सच्चाई है। जिस प्रदेश को 600 700 साल लड़ने के बाद वहां कोई मुस्लिम घुस नहीं पाया, आज वहां पे 40% मुस्लिम है। चलिए साहब, अभी
मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम राफेल फाइटर जेट खरीद रहे हैं, तो अभी खबर आ रही है कि राफेल फाइटर के जेट के साथ साथ अब SU-57 की बात भी चल रही है रसिया से। और यहाँ पे पूरा वेस्टर्न मीडिया और हमारे यहाँ के भी लेफ्टिस्ट पत्रकार लगे हुए हैं कि हमने तो भारत ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे भाई, ब्लैक फ्लीट नाम की चीज होती है, कहाँ से चलो आप ये डाटा निकाल के लाओ ना कि ब्लैक फ्लीट से कितना तेल आ रहा है इंडिया में। जरूरी है कि हम सिंह फंसा के ही तेल लें? हमें तेल से मतलब होना चाहिए। तेल हमने बंद कर दिया पर हम S-400 ले लेंगे। तेल हमने बंद कर लिया पर हम SU-57 ले लेंगे। ये थप्पड़ है बेसिकली लेफ्टिस्ट मीडिया पे, वेस्टर्न मीडिया पे, और अमेरिका के तो है ही। और आज जनाब कस्तूरबा गांधी का भी जन्म जन्म दिवस या जन्म तिथि जो भी कहें आप। कस्तूरबा गांधी धर्मपत्नी महात्मा गांधी इस हमारे भारत देश की सबसे सबसे अगर किसी की किस्मत खराब वाली कोई औरत होगी हमारे भारत देश में, तो वो होगी कस्तूरबा गांधी। भली औरत थी वो, पर इंसान गलत मिल गया। मैंने गांधी की पहली मेरे जो चैनल की पहली पॉलिटिक्स पे वीडियो है, मैंने सबसे पहले गांधी की बताई है। उसमें थोड़ा दो लाइनें ऐड कर देता हूँ कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। अपनी खुद की किताब एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में महात्मा गांधी लिखते हैं, मादरणीय गांधी लिखते हैं सॉरी, कि मैं अपनी बीवी से, क्योंकि वहाँ आश्रम में पर्यटक आते थे, अंग्रेज गोरे लोग आते थे, कि मैं अपनी बीवी से अंग्रेजों का वेस्ट उठवाता हूँ, मल मूत्र अंग्रेजों का अपनी धर्म पत्नी कस्तूरबा से उठवाता हूँ। और कस्तूरबा ने उठाने से मना कर दिया तो मैंने उसको दो थप्पड़ मार के आश्रम से निकाल दिया। ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी के खुद के शब्द हैं, मेरे नहीं है ये, ना किसी RSS के बंदे के हैं। दूसरा, जब कस्तूरबा गांधी बीमार हुई और उनको दवाई देनी थी, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी थी, तो महात्मा गांधी मदरणीय गांधी कहते हैं कि नहीं, दवाई नहीं देनी, जाप करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, ठीक हो जाएगी। वही हरामी गांधी जब खुद बीमार हुआ तो इंजेक्शन भी आ रहे थे, दवाइयां भी ले रहा था, तो कस्तूरबा गांधी, इस इंसान के ऊपर तो मर्डर का चार्ज होना चाहिए था। इसने अपनी पत्नी की हत्या करी है भाई। दवाई नहीं दी उस औरत को, इनका बेटा दवाई लेके आया था, इस इंसान ने देने नहीं दी। और खुद हरामी जब बीमार हुआ तो दवाई भी ली और इंजेक्शन भी। जिस इंसान के ऊपर मुकदमा होना चाहिए था मर्डर का, उस इंसान को हमने बना दिया राष्ट्रपिता। चलिए सभी भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छी लगे तो बात कमेंट करके बताइएगा, जो भी कमी आपको लगी सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।